बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैम्फोरा ऑफिसिनेलिस। पूरा नाम इस मेडिसिन का कैम्फोरा ऑफिसिनेलिस, जिसको कॉमनली कैम्फर कहा जाता है। उर्दू में इसको काफूर कहते हैं, कैम्फर, काफूर। पूरा नाम इसका कैम्फोरा ऑफिसिनेलिस। वेजिटेबल या प्लांट किंगडम से इस मेडिसिन का ताल्लुक है। ट्रेकियोफाइट्स, ट्रेकियोफाइट्स प्लांट है। ट्रेकियोफाइट्स वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट, फूलदार पौधा, फ्लावरिंग प्लांट, वैस्कुलर प्लांट, कैम्फोरा ऑफिसिनेलिस। प्लांट में इसकी फैमिली लॉरेसी फैमिली है। लॉरेसी, LAURACEAE, लॉरेसी फैमिली से इस प्लांट का ताल्लुक है। और इसका प्रॉपर बोटेनिकल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो नाम है, जो बोटेनिकल नेम है, वो है साइनामोमम कैम्फोरा। साइनामोमम कैम्फोरा इसका प्रॉपर बोटेनिकल नेम है, साइनामोमम कैम्फोरा। इस प्लांट के अंदर मुख्तलिफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो कैम्फर है, जिसका केमिकल फार्मूला C10H16O। C10 यानी कार्बन, 10 इसमें कार्बन है, 16 इसमें हाइड्रोजन है और 1 इसमें ऑक्सीजन है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, कैम्फोर में। मियाज़मेटिक बैकग्राउंड इसका सोरा है। पेशेंट इसका चिली होता है। थर्मल रिएक्शन वेरी चिली, एक्सट्रीमली चिली। डायथेसिस या टेम्परामेंट नर्वस और इरिटेबल, नर्वस और इरिटेबल। ये इसकी मुख्तसर इंट्रोडक्शन है। कैम्फोरा ऑफिसिनेलिस, कैम्फर प्लांट, ट्रेकियोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, लॉरेसी, साइनामोमम कैम्फोरा इसका प्रॉपर बोटेनिकल नेम, कैम्फर इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, सोरा, चिली और इरिटेबल पेशेंट है। इसके प्रूवर डॉक्टर हनीमैन बजाते खुद हैं। और इस मेडिसिन के बारे में डॉक्टर हनीमैन का एक सेंटेंस है कि ये मेडिसिन हाईली कंफ्यूज्ड और पजलिंग मेडिसिन है। डॉक्टर हनीमैन इसमें ये लिखते हैं, हनीमैन सेज द एक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस, द एक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस यानी कैम्फर का एक्शन, इट इज अ वेरी पजलिंग एंड डिफिकल्ट of investigation in the healthy organism because its primary action, क्योंकि इसका जो प्राइमरी एक्शन है, जो इसका क्रूड एक्शन है, more frequently than with any other remedy, दूसरी रेमेडी से इसका प्राइमरी एक्शन ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा होता है। और वो अल्टरनेटली प्राइमरी एक्शन और वाइटल रिएक्शंस, प्राइमरी एक्शन और वाइटल रिएक्शंस आपस में इंटरमिक्स हो रहे होते हैं। इसलिए हनीमैन ने भी इसको पजलिंग और कंफ्यूज्ड रेमेडी लिखा है। इसको समझना मुश्किल है, इसके एक्शंस को समझना मुश्किल है। अब डॉक्टर सलमान, अगर इसके हम की नोट्स पर आए, जो इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं, तो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम इसकी है आईसी coldness of whole body, icy coldness of whole body। पूरी बॉडी ठंडी होती है और ठंडी ऐसी नहीं होती, बर्फ की तरह ठंडी होती है। ऐसी coolness of whole body।
पूरी बॉडी ठंडी होगी और ऐसी ठंडी होगी जैसे बर्फनुमा, बर्फनुमा ठंडी होगी। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इस सिम्टम के साथ एक बड़ी अनयूजुअल सिम्टम पाई जाती है, और यही चीजें एक रेमेडी को दूसरी रेमेडी से डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं या कंपेयर कर रही होती हैं। आमतौर पर जिस पेशेंट को सर्दी लगती है या ठंड महसूस होती है, वो हमेशा ऊपर कोई ना कोई चीज ओढ़ता है, अपने आप को कवर करता है, ये है यूजुअल। लेकिन इस रेमेडी में अनयूजुअल चीज पाई जाती है, वो ये है कि इस पेशेंट की पूरी बॉडी ठंडी होगी बाहर से, लेकिन अंदर से इसको इंटरनली सेंस ऑफ बर्निंग, इंटरनली इंटरनली सेंस ऑफ बर्निंग, इसको अंदर से जलन महसूस हो रही होती है, जलन का एहसास हो रहा होता है विदाउट हीट, हीट के साथ नहीं, बगैर हीट के इसको जलन महसूस हो रही होती है। यही वजह है कि ये कवरिंग को बर्दाश्त नहीं करता, अपनी बॉडी के ऊपर किसी चीज का कवर, किसी चीज को ओढ़ना, कवरिंग इनटॉलरेबल। एक्चुअली मेडिसिन को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना जरूरी होता है। आइसी कूलनेस, बॉडी ठंडी होगी, एक्सट्रीमली ठंडी होगी, लेकिन पेशेंट को अंदर से बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है, और वो एक्सटर्नल बॉडी के ठंडे होने के बावजूद अपनी बॉडी पर किसी किस्म का कवर बर्दाश्त नहीं करता, किसी किस्म की कवरिंग उसको बर्दाश्त नहीं करते। ये थोड़ी सी अनयूजुअल है, इस चीज को हमें याद रखना है कि ठंड भी है और अपने ऊपर किसी कवर को बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी अनयूजुअल सिम्टम, दूसरी इसकी अनयूजुअल सिम्टम ये है कि अक्सर मेडिसिन हमारी वो हैं कि जब मरीज किसी बीमारी के बारे में सोचता है तो उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, उसकी वो सिम्टम बढ़ जाती है। जब वो बिजी रहता है, किसी और ख्याल में रहता है, किसी और चीज के साथ मसरूफ रहता है, तो उसकी वो इलामात, वो सिम्टम्स बेहतर रहती हैं। लेकिन जब वो उस डिजीज, बीमारी या पेन के बारे में सोचता है तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है। कैंसर में उल्ट है। कैंसर में अगर पेशेंट के बॉडी के किसी पार्ट में, किसी आर्गन में पेन महसूस हो रही है तो पेन बेटर, पेन बेटर, पेन बेटर व्हेन थिंकिंग इट, पेन बेटर व्हेन थिंकिंग इट, उसकी पेन बेटर हो जाएंगी जब वो उसके बारे में सोचेगा। पेन बेटर व्हेन थिंकिंग इट, ये थोड़ा सा ये भी अनयूजुअल सिम्टम है। अब दो अनयूजुअल सिम्टम्स हो गई, एक पैर की तमाम बॉडी स्किन ठंडी होगी लेकिन ऊपर मरीज किसी चीज की कवरिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा, बड़ी नुमाया सिम्टम है और बड़ी पेकुलियर सिम्टम है। और मरीज जब अपनी सिम्टम पेन के बारे में सोचेगा तो कदरे बेहतर रिलीफ महसूस करेगा। इन दो सिम्टम्स के अलावा इस रेमेडी को अगर हम देखें तो इसके लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ यूज हुए हैं, इसको मुख्तलिफ अलकाब दिए गए हैं। इसको लाइफ सेविंग ड्रग कहा गया है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इमरजेंसी फर्स्ट एड मेडिसिन रेमेडी, फर्स्ट एड रेमेडी। इसलिए इसका हर घर में, इवन हर होम्योपैथ के पास हर वक्त होना जरूरी है। लाइफ सेविंग ड्रग, फर्स्ट एड रेमेडी के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। क्यों? कि इसकी जो सोल एंड स्पिरिट है वो है कोलैप्स, कोलैप्स। कोलैप्सिस में हम इसको देते हैं। अब कोलैप्स है क्या? कोलैप्स
मेडिकल साइंस में कहा जाता है अ सडन, यानी अचानक, स्लोली स्लोली नहीं, प्रोग्रेसिवली नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, क्रॉनिकली नहीं, ये नहीं कि भाई मरीज नहीं, सडन। कोलैप्स का मतलब होता है सडन एग्जॉशन और प्रोस्ट्रेशन और वीकनेस। किसी भी इंसान का अचानक शदीद एग्जॉस्ट हो जाना, प्रोस्ट्रेशन में चला जाना, थकावट जिसे आप कहते हैं, या इंतहाई वीकनेस में चला जाना। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन। अचानक से ब्लड प्रेशर इतना फॉल कर जाएगा कि बिलखुसूस वाइटल ऑर्गन्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ब्लड सर्कुलेशन की, ब्लड परफ्यूजन की, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं कर रहे होते, तो वो वाइटल ऑर्गन्स भी सडनली, फौरन, इमीडिएटली कोलैप्स में जाएंगे और फेलियर में जाएंगे। सडन कोलैप्स का मतलब है सडन। अब कोलैप्स में हमारा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जिसे हम कहते हैं CCF, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर जिसमें हार्ट और लंग्स दोनों फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, अक्यूट रीनल फेलियर, इंजाना पेक्टोरिस, अक्यूट सीवियर मैसिव हार्ट अटैक, अक्यूट मैसिव हार्ट अटैक, ये तमाम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं। अच्छा, इसके अलावा और किसी इमरजेंसी में कोई ऐसी इंजरी का आ जाना कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का हो जाए और एक अच्छी खासी क्वांटिटी ब्लड की जो है वो बॉडी से निकल जाए, तो जिसको आप कह सकते हैं कि बॉडी फौरन इस्कीमिक कंडीशन में आ जाएगी और हाइपोटेंशन में आ जाएगी। अब इसी के नतीजे में जब कोलैप्स करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन फॉल करती है, तो ब्लड सर्कुलेशन के फॉल करने की वजह से, ब्लड प्रेशर के डाउन होने की वजह से, बिलखुसूस जो हार्ट से दूर दराज के ऑर्गन्स हैं उनके अंदर चूंकि हीट प्रोडक्शन कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो वहां पर आइसी कोल्डनेस आएगी। आइसी कोल्डनेस। अब ऐसी कोल्डनेस कहाँ आएगी? हमेशा जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती है तो बॉडी का वो हिस्सा बाकी बॉडी से ठंडा महसूस होने लगता है, क्योंकि सर्कुलेशन हीट पैदा करती है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। बेसिकली तो कोल्ड की डेफिनेशन भी यही है, कंप्लीट एब्सेंस और लॉस ऑफ हीट इज कॉल्ड कोल्ड। हीट जितनी कम होती चली जाएगी उसके ऑपोजिट हम उसको क्या कहेंगे? कोल्ड कहेंगे। तो आइसी कोल्डनेस की एक वजह तो ब्लड परफ्यूजन का कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा फॉल कर जाना, और पेशेंट इसमें शॉक में जा सकता है। शॉक, SHOCK। शॉक की भी यही डेफिनेशन है, अ थ्रेटनिंग मेडिकल सिचुएशन इन विच देयर विल बी लो परफ्यूजन टू ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन को जब ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड परफ्यूजन लो हो जाती है तो पेशेंट किस में जाता है? शॉक में। और जो ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से शॉक होगा उसको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मिलेगा। अच्छा, दूसरी इसकी वजह आइसी कोल्डनेस की एक वजह तो ये समझ आ गई हमें, शॉक में जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसको दूसरी देखें ना, एक तो ब्लड का कम होना या कॉलरा में भी हो सकता है। तो कैम्फर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कराया गया कॉलरा में। अब कॉलरा में क्या होता है कि 2 to 3 एपिसोड ऑफ लूज स्टूल, 2 to 3 एपिसोड ऑफ डायरिया, डायरिया की 2-3 एपिसोड ऐसी होती हैं कि पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाता है, पेशेंट सडनली प्रोस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। क्यों? एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ फ्लूइड्स, डिहाइड्रेट कर जाएगा। जो ही डिहाइड्रेट करेगा तो ब्लड प्रेशर फॉल करेगा और उसमें क्या आना शुरू हो जाएगी? आइसी कोल्डनेस। आइसी कोल्डनेस, इसलिए इसको हम बॉडी के फ्लूइड्स जिनमें
एक तो ब्लड है, दूसरा पानी है, वाटर है, जिसमें साल्ट शामिल होते हैं। उसका अगर अचानक लॉस हो जाए तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज ऐसी कोल्डनेस में क्या आती है, अगर थायराइड ग्लैंड्स अपने नॉर्मल लेवल से कम फंक्शन कर रहा है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म ये हमें थायराइड प्रोफाइल से भी समझ आ जाएगी कि टीएसएच लेवल जितना ज्यादा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, टीएसएच लेवल जितना ज्यादा होगा, थायराइड एक्टिविटी उतनी कम होती है। इसको कहा जाता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म में भी हमें पूरी बॉडी में सब नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, सब नॉर्मल टेम्परेचर। अब सिम्टम्स एक है आइसी कोल्डनेस ऑफ द होल बॉडी, लेकिन इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें कितने एंगल से घूम रही है, जिसमें कोलैप्सेस आ रहे हैं, जिसमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक आ रहा है। अब ये सूरत हाल ब्रेन हेमरेज में हो सकती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हो सकती है, अक्यूट रीनल फेलियर में हो सकती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर में हो सकती है। इसके अलावा जो है ना, इस किस्म के तो हाँ किसी शदीद इंसिडेंट एक्सीडेंट में ड्यू टू एक्सट्रीम लॉस ऑफ ब्लड, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से हो सकती है। तो इन तमाम इमरजेंसी, इस बुनियाद पर इसको कहा गया है लाइफ सेविंग ड्रग या फर्स्ट एड रेमेडी। लेकिन डॉक्टर साहबान इसमें कैम्फर के साथ कार्बोवेज इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड असिस्टेंट रेमेडी, क्योंकि हम कार्बोवेज को भी, उसके मेन काम ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन को बेहतर बनाना है, क्योंकि कार्बन की जब ज्यादती होती है, कार्बन इंक्रीज करेगी तो ऑक्सीजन डिक्रीज करेगी, उसको बैलेंस करने के लिए हम कार्बोवेज देंगे। तो कार्बोवेज और कैम्फर को हम दोनों को एज ए फर्स्ट एड रेमेडी, एज ए इमरजेंसी रेमेडी यूज करा सकते हैं। तीसरी यहाँ पर इनका कंपैरिजन करेंगे हम या कॉम्प्लीमेंट करेंगे चैनो ऑफेसिनेलिस, ये कैम्फोरा ऑफेसिनेलिस है। अगर हमें कंफर्म हो जाए कि लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, बाकी कोलैप्सेस नहीं हुए, जैसे मैंने कहा ना कि एक तो कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है, एकदम हार्ट कोलैप्स कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाए, रीनल शॉक में चला जाए, सेप्टिक शॉक में चला जाए, नहीं। अगर तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, यानी ब्लड या पानी का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, तीन मेन है, ब्लड, वाटर, सीएसएफ। अगर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हुए हैं तो फिर हम इस कैम्फर के साथ चाइना को बतौर कॉम्प्लीमेंट, बतौर सपोर्टिंग रेमेडी देंगे। तो ये फिर तमाम रेमेडीज क्या कहलाएंगी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, चाइना, कार्बोवेज और कैम्फोरा ऑफेसिनेलिस। एक इसकी बड़ी अच्छी खसूसियत है, अक्सर होम्योपैथिक में ये कहा जाता है कि ये तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन को एंटीडोट करती है, लेकिन जो एक्चुअल बात है, ये सिर्फ वेजिटेबल रेमेडी को बेहतर एंटीडोट करती है। जितनी भी हमारी वेजिटेबल प्लांट की मेडिसिन है, प्लांट मेडिसिन जिनकी सोर्स वेजिटेबल है, प्लांट है, उन मेडिसिन को, जैसे हमारी नक्स है, जैसे हमारी आर्निका है, जितनी भी हमारी प्लांट रेमेडीज हैं, एपिकाक है, जितनी भी प्लांट सोर्स की रेमेडीज हैं, उनको एंटीडोट कैम्फर बेस्ट करती है। अगर कहीं पर हमें जरूरत पड़ जाए कि हमने कोई प्लांट रेमेडी दी, अब हम उसको, उसके एक्शन को नल एंड वाइड करना चाहते हैं, उसको एंटीडोट करना चाहते हैं, तो कैम्फर इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एंटीडोट ऑफ द प्लांट मेडिसिन। वैसे एक तो ये होता है कि हर मेडिसिन की एक स्पेसिफिक एंटीडोट मेडिसिन आ रही होती है मटीरिया मेडिका में, लेकिन अक्सर आप देखेंगे मटीरिया मेडिका में या रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन में, तो जहां पर भी प्लांट रेमेडीज होंगी उनके एंटीडोट में कैम्फर को प्रेफर किया जाता है। इसको हम फिजियोलॉजिकल डोज में भी दे सकते हैं, टिंक्चर से लेकर फिजियोलॉजिकल पोटेंसीज, लोअर पोटेंसीज 2x 3x 24x, और इसको होम्योपैथिक डोज अबव एवोगैड्रो 30 200 1 m की भी हम दे सकते हैं। कोरोना की वेव में इंडिया के बहुत सीनियर होम्योपैथ ने इसको रिकमेंड किया था, बिलखसूस क्योंकि इसका तल्लक
एक्यूट कोराइजा के साथ भी होता है, अगर उसमें नाक नोज बहुत ज्यादा ठंडी होती है एक्यूट कोराइजा में। और दूसरा उनकी फिलासफी ये थी कि चूंकि कोरोना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से फिर डायरेक्ट लंग्स में जाता है और लंग्स में फाइब्रोसिस करता है, जिससे वहां पर कोलैप्स आते हैं, तो इसके लिए उन्होंने इसको वन एम पोटेंसी में बहुत ज्यादा रिकमेंड किया था कोविड-19 की वेज में भी। बहरहाल उस एंगल पे भी हम इसको सोच सकते हैं। ये इसकी मुख्तसर इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। अस्सलाम।